नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सोइल स्ट्रक्चर की। और आज के लेक्चर में सोइल स्ट्रक्चर के साथ हम सोइल जो है डेंसिटी जो है ना, और पोरोसिटी उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलो सबसे पहले बात करते हैं सोइल स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब मृदा की संरचना होती क्या है। हमने टेक्सचर पढ़ लिया जो कि बिल्कुल चेंजेस नहीं होता, वो स्टैटिक प्रॉपर्टीज थी, परमानेंट प्रॉपर्टी थी। सोइल स्ट्रक्चर मृदा संरचना क्या होती है, तो ये क्या होता है कि जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं सोइल के, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ये आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, क्ले से जुड़ेगा, क्ले किसी से भी जुड़ जाता है ना, सैंड से, सिल्ट से। तो जुड़ के क्या बनाते हैं, ये एग्रीगेट्स बनाते हैं। मतलब क्या बना देते हैं, ढेले बना देते हैं, या जो पेड्स बना देते हैं। पेड्स नेचुरल होता है और क्लाउड जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। तो जब वो आपस में जुड़ते हैं, है ना, कोहिजन और एडिशन फोर्स वहां पर काम करता है। तो आपस में जुड़ने की जो प्रोसेस होती है, जो एग्रीगेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सोइल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप भी कोई चीज बनाते हो, है ना, जैसे आप मकान भी बनाते हो तो उसको एक के ऊपर एक ईंटे को अरेंजमेंट करते हो, है ना भाई। आप मकान बनता है तो यहाँ पर ईंटे को इस तरीके से जमाते हैं अपन, ईंटों को, तो एक स्ट्रक्चर बनता है। और इसको जमाने के लिए यहाँ पर सीमेंटिंग एजेंट्स काम करते हैं। क्या करती है? सीमेंट्स काम करती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, इसी को बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स। जो एग्रीगेशन होता है सोइल पार्टिकल्स का, उसी को हम बोल देते हैं सोइल स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? चलो तो लिखो, ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोइल पार्टिकल्स। इसको हम क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोइल पार्टिकल। ठीक है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोल देते हैं क्या, सोइल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे अगर हिंदी लिखना चाहो तो जो मृदा कण होते हैं उनका जो प्राथमिक और द्वितीयक जो अरेंजमेंट होता है, मतलब अरेंजमेंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि उसकी जो समुच्चय होता है उसको हम बोल देते हैं क्या, मृदा संरचना। ठीक है, मृदा कण का प्राथमिक एवं द्वितीयक संलयन बोल सकते हैं, या द्वितीयक अरेंजमेंट या समुच्चय क्या कहलाता है, मृदा संरचना कहलाता है। बच्चा लोग अब इसमें समझना है कि प्राइमरी अरेंजमेंट क्या है। प्राइमरी में आता है हमारा सैंड, ये प्राइमरी पार्टिकल्स है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये हमारे प्राइमरी पार्टिकल्स है। याद रखना, ये हमारे क्या है, ये प्राइमरी पार्टिकल्स है। कौन से? सैंड, सिल्ट और क्ले। सेकेंडरी सोइल पार्टिकल्स में क्या आ जाता है, एग्रीगेट्स। क्या आ जाते हैं? एग्रीगेट्स आ जाते हैं। एग्रीगेट्स मतलब समुच्चय मतलब इन आपस में जब जुड़ेंगे, जब सैंड, सिल्ट, क्ले आपस में जुड़ते हैं तो वो एक एग्रीगेशन बन जाता है। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़कर इस तरीके से इन्होंने संरचना बना ली। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सैंड, सिल्ट और क्ले। इससे बना क्या, एग्रीगेशन, इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब एग्रीगेशन ऑफ सोइल पार्टिकल इज नोन एज, क्या बोलेंगे, सोइल स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स उसको हम बोल सकते हैं। मृदा कणों का समुच्चय क्या कहलाता है, मृदा संरचना कहलाता है। तो एग्रीगेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं सोइल पार्टिकल्स का। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक डायनामिक प्रॉपर्टीज है सोइल। ये क्या है, एक डायनामिक प्रॉपर्टीज है, डायनामिक प्रॉपर्टीज है, डायनामिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, डायनामिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इट कैन बी चेंज्ड बाय टिलेज। ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है किससे, जुताई के द्वारा। ठीक है, डायनामिक, ये अस्थायी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या है ये, अस्थायी गुण है। अस्थायी गुण है मतलब ये जुताई के द्वारा बदल सकती है। जुताई के द्वारा इसको बदल सकते हैं। ठीक है, जुताई के द्वारा इसको बदला जा सकता है। टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब सीधी सी बात है, जब टिलेज हम करते हैं तो कई बार बड़े बड़े ढेले हमें मिल जाते हैं। प्लाव आप करोगे तो बड़े बड़े ढेले मिल जाएंगे, कल्टीवेटर करोगे तो छोटे छोटे ढेले मिल जाएंगे, आप रोटावेटर करोगे तो बिल्कुल दानेदार कण बन जाएंगे। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है टिलेज ऑपरेशन की वजह से। ठीक है, चलिए, तो ये डायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है। यहां पर अब चीज और समझना, हमने क्या बोला कि जो सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, ये प्राइमरी पार्टिकल्स है।
ठीक। सैंड सिल्ट क्ले जिसको हम क्या बोलते हैं, रेत, बालू बोल सकते हो, इसको हम गाद बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मृत्तिका या क्ले भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अब ये जब आपस में जुड़ती है, ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एग्रीगेट्स। ठीक है, क्या बनता है, एग्रीगेट्स बनता है या समुच्चय बनता है। ठीक है। अब ये एग्रीगेट्स बनता है तो इसके लिए कोई सीमेंटिंग एजेंट काम करता है। इसके लिए क्या काम करता है, सीमेंटिंग मटेरियल या सीमेंटिंग एजेंट्स काम करते हैं। ठीक है, सीमेंटिंग एजेंट्स काम करते हैं। वो कौन कौन से सीमेंटिंग एजेंट, एल्यूमिनियम है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड, साथ में यहाँ पर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं सीमेंटिंग एजेंट के। मतलब जब आप ईंट से घर बनाते हो तो जब एक ईंट से दूसरे ईंट को जोड़ते हैं तो वहां पर सीमेंट यूज की जाती है। उसी तरीके से सैंड सिल्ट और क्ले के जो पार्टिकल है जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर कुछ एजेंट्स काम करते हैं जिसको एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं जुड़ेगा। अब और यहाँ पर जो है फोर्स भी काम करते हैं। देखो मैं बताऊं कैसे। यहाँ पर ये जो सैंड और सिल्ट है इनमें एग्रीगेशन नहीं होता, ये इनमें क्या होता है, जो एग्रीगेशन है वो नहीं होता है, एग्रीगेशन नहीं होता। मतलब सैंड को आप देखोगे तो सैंड जब रेत है, रेत क्या एक रेत दूसरे रेत से जुड़ी हुई होती है, नहीं होती है। सिल्ट में भी रेत के पार्टिकल्स होते हैं तो सिल्ट भी एक से दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है इनके पास कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स नहीं होता है। ठीक है, इनके पास ना तो कोहेसिव फोर्स होता है ना एडेसिव फोर्स होता है। अब बताओ, कोहेसिव मतलब ससंजक और आसंजक बल, इसको ससंजक और इसको ससंजक आसंजक बल बोलते हैं। कोहेसिव का मतलब क्या होता है, कोहेसिव का मतलब होता है सेम पार्टिकल, ये काम करता है सेम पार्टिकल पर, सेम पार्टिकल, और एडेसिव काम करता है डिफरेंट पार्टिकल पर। ठीक है, ये डिफरेंट पार्टिकल पर काम करता है, समझना कैसे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ यार। ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स मतलब समझो। कोहेसिव का मतलब सेम पार्टिकल का मतलब होता है कि पानी का मॉलिक्यूल्स दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, एक मिट्टी का कण दूसरे मिट्टी के कण से आपस में जुड़ना, ये क्या कहलाता है, कोहेसिव। मतलब सेम जो पार्टिकल्स है, जो सेम थिंग है, सेम वस्तु है, उनका आपस में जुड़ना कोहेसिव है। और जब एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से जुड़ना या एक पार्टिकल का किसी दूसरे पार्टिकल से जुड़ना एडेसिव है। जैसे मैंने मिट्टी का पूरा एक लिया बॉल, मिट्टी का क्या लिया, गोला लिया, और उसको ऐसे दीवार पर मारा, तो दीवार पर मान लो कुछ पार्टिकल जो है मिट्टी के चिपक जाएंगे। तो जो मिट्टी के कण है वो दीवार से चिपके हैं, मतलब मिट्टी एक अलग पार्टिकल है और दीवार जो है वो एक अलग मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, सब्सटेंस है। जब मिट्टी के कण दीवार पे चिपक रहे हैं तो उसको हम एडेसिव बोलेंगे, एडेसिव फोर्स के कारण चिपक रहा है। और जब मिट्टी के कण मिट्टी से चिपक रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो सैंड और सिल्ट में ये दोनों नहीं पाया जाता है, एडेसिव और कोहेसिव फोर्स दोनों नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सैंड से नहीं चिपकती, सिल्ट से नहीं चिपकती। लेकिन सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों आपस में चिपक सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्ले है। क्ले का क्या कॉन्सेप्ट है, क्ले के अंदर ये दोनों फोर्स होते हैं, कोहेसिव ससंजक और एडेसिव, ये दोनों फोर्स यहाँ पर होते हैं। और ये दोनों फोर्स किस कंडीशन में काम करता है, ओनली इन वेटेड कंडीशन, जब मृदा क्या हो, गीली हो, वेटेड कंडीशन। ठीक है, वेटेड कंडीशन। ठीक है, जब क्या हो, सोइल या मृदा गीली हो, नम हो। ठीक है, जब मृदा क्या हो, गीली हो। जब मृदा गीली होती है तो उसमें एडेसिव और कोहेसिव फोर्स काम करते हैं, जिसकी वजह से क्ले के पार्टिकल्स आपस में काफी चिपक जाते हैं और क्ले के पार्टिकल्स सिल्ट और सैंड को भी आपस में चिपका के रखते हैं। ठीक है, जब आप मिट्टी का ढेला देखोगे तो उसमें आपको रेत भी दिखाई देगी, सिल्ट भी दिखाई देगी। मतलब क्ले का जो पार्टिकल होता है उसमें ये दोनों फोर्स काम करते हैं, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। और ये किस कंडीशन में काम करते हैं, जब मिट्टी नम हो या गीली हो। तो वो क्ले पार्टिकल आपस में भी जुड़े होते हैं, क्ले पार्टिकल सैंड को भी जोड़ लेता है और सिल्ट को भी जोड़ लेता है और आपस में मिलकर एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एग्रीगेट्स बनता है। और एग्रीगेट्स को बनने के लिए ये सारे एजेंट्स भी यहाँ पर काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एग्रीगेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो एग्रीगेट्स होते हैं, जो समुच्चय होता है, जो एग्रीगेट्स होते हैं वो दो तरह के होता है, इसको समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, एग्रीगेट्स होता है दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, ये प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है
कृत्रिम, दो तरह के यहाँ पर एग्रीगेशन आपको देखने को मिलेंगे। जो नेचुरल होता है उसको हम कहते हैं पेड्स, ठीक है। जो आर्टिफिशियल होता है उसको हम बोलते हैं क्लोड्स। समझना, अभी आप बाहर जाके देखोगे है ना, सोइल में आप घर के बाहर जाके देखोगे, जो आपको मिट्टी दिखाई देगी वो क्या है, पेड्स है, क्योंकि वो नेचुरल है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंट या टिलेज ऑपरेशन नहीं किया गया है। तो जो आपको नेचुरल बाहर, घर के बाहर जो आप जाके देखोगे तो आपको जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जो एग्रीगेशन दिखाई दे रहे हैं, जो कण आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पेड्स हैं। देखो होता क्या है कि ये जो एग्रीगेशन है ये हमें दिखाई देता है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, इसको विजिबल है। लेकिन जो सैंड, सिल्ट और क्ले है, सैंड, सिल्ट और क्ले, इन पार्टिकल्स को देखना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही, सैंड तो फिर भी दिख जाएगा, क्ले के पार्टिकल्स जो है बहुत ही बारीक होते हैं। कितना हमने लेस देन 0.002 mm हमने पार्टिकल साइज बताई है, तो देखना मुश्किल है। हमें जो दिखाई देता है ना वो एग्रीगेशन दिखाई देता है, वो सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, वो हमें दिखाई देता है। जो नेचुरल होता है उसको हम पेड्स बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल होता है उसको क्लोड्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल कहाँ देखोगे, जब आप टिलेज ऑपरेशन करते हो, जैसे प्लाव चलाते हो, जो प्लाव चलाते हैं तो बड़े बड़े ढेले खेत में निकलते हैं, तो वो हमने निकाले आर्टिफिशियल तरीके से टिलेज करके, तो वो क्लोड कहलाएंगे। जो नेचुरल तरीके से आपको घर के बाहर देखोगे, बाहर जाकर देखोगे, जो मिट्टी दिखाई देती है वो पेड्स कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चा लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। छोटी सी बात समझाने में कितना समय लिया हमने, क्योंकि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या मदा संरचना के प्रकार, ठीक है, मदा संरचना के प्रकार, मदा संरचना के प्रकार। दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड, और एक होता है स्ट्रक्चरलेस। स्ट्रक्चरलेस, ठीक है। एक होता है संरचना, एक संरचनात्मक और होता है असंरचनात्मक, ठीक है। ये क्या होता है, संरचनात्मक, और ये असंरचनात्मक। ठीक है, असंरचनात्मक। स्ट्रक्चर के अंदर पहले नॉन स्ट्रक्चर लेस की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर लेस में आता है आपको सिंगल ग्रेन, सिंगल ग्रेन किसका, सेंड का, ठीक है। सिंगल ग्रेन किस में देखने को मिलेगा आपको, रेत में, बलुई में, सेंड में दिखाई देने का, मतलब एक ही दाना, ठीक है, एक दाना, ठीक है, एक दाना या एक कण आप बोल सकते हो, एक दाना या एक कण आप बोल सकते हो। एक ही दाना दिखाई देगा, एक ही कण आपको उसका दिखाई देगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है। सिंगल कण आप बोल सकते हो, एक ही कण आपको उसमें दिखाई देगा, सिंगल कण, ठीक है, एक कण उसमें दिखाई देता है, जो सैंड और रेत में होता है, ठीक है। और दूसरा होता है मैसिव सॉलिड मास विदाउट एग्रीगेशन, मतलब आपको एक विशाल ठोस जो है मास, मतलब भार या द्रव्यमान या सब्सटेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। विशाल ठोस द्रव्यमान वाला भाग बोल सकते हो, विशाल ठोस पत्थर बोल सकते हो, मास बोल सकते हो, या पदार्थ बोल सकते हो, ठीक है। मतलब मान लो ये आपको पूरे कैसी रॉक्स दिख गई, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्या है, स्ट्रक्चर नहीं है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर आपको दिख गया, तो मेसी हो गया, और एक सिंगल कण दिख गया, सिर्फ एक सैंड दिख गई एक, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल है तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और ये भी सिंगल है लेकिन बहुत बड़ा है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब बात करते हैं संरचनात्मक स्ट्रक्चर वाले की, तो इसमें सबसे पहला आता है अपना प्लेटी, ठीक है, प्लेट लाइक, ठीक है, प्लेट जैसा। अब इसको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लेटी या प्लेट लाइक। अब इसमें क्या होता है, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो प्लेट लाइक में क्या होता है, यहां पर जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज्यादा डेवलप होता है एज कंपेयर टू वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे यहां पर, इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है,
अभी डायग्राम भी बताऊंगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू वर्टिकल एक्सिस, मतलब इसका क्षितिज अक्ष जो है अधिक विकसित होता है। क्षैतिज अक्ष अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। अब ये किस तरीके से बनी होती है? ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है ना, इस तरीके से प्लेट्स बनी हुई होती है। ये इस तरीके से प्लेट बनी होती है। तो इस प्लेट में आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्सिस ये ज़्यादा डेवलप्ड है इसका वर्टिकल एक्सिस से। वर्टिकल एक्सिस तो इतना ही है लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज़्यादा है। एक प्लेट का देखोगे तो इसका देखो वर्टिकल एक्सिस इतना है लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज़्यादा है। तो इसका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज़्यादा, मतलब क्षैतिज अक्ष ज़्यादा विकसित होता है एज कम्पेयर टू ऊर्ध्वाधर अक्ष के। ठीक है, ये थिक और थिन दो प्रकार की होती है लेयर। एक होती है थिक मतलब मोटी लेयर होती है, एक होती है थिन मतलब पतली लेयर होती है। ठीक मतलब मोटी परत होती है और एक महीन लेयर होती है। ठीक है, एक थिक होती है और एक महीन लेयर होती है। थिक और थिन की हम बात कर रहे थे प्लेटी के अंदर। ठीक, अगर हमने क्या बोला कि ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट है, ये थिक होगी तो उसको क्या बोलेंगे, और थिन होगी मतलब पतली होगी तो क्या बोलेंगे। ठीक, अगर परत जो है वो क्या है, मोटी है और पतली है। ठीक है, थिन मतलब अगर पतली है तो उसको क्या बोलेंगे, थिन को क्या बोलेंगे, थिक को क्या बोलेंगे। तो थिक हुआ तो इसको हम बोलेंगे प्लेटी, है ना। मोटी हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेटी। ठीक, और थिन है तो इसको क्या बोलेंगे, लेमिनार। क्या बोलेंगे, लेमिनार। ठीक है, थिन है तो बोलेंगे प्लेटी और थिन है तो उसको बोलेंगे लेमिनार। लेमिनार उसको हम कहेंगे। ठीक, ये तो बात हो गई प्लेटी की। प्लेटी के बाद आता है अपना प्रिज्मेटिक। ठीक है, प्लेटी के बाद क्या आएगा, प्रिज्मेटिक। ठीक है, अब प्लेटी के बाद बात करते हैं प्रिज्मेटिक की। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है इसमें वो है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक, ठीक है, प्रिज्म लाइक, प्रिज्म जैसा। प्रिज्म कैसा होता है, अब देखोगे प्रिज्म लाइक कुछ इस तरीके से आपको पिरामिड दिखता है। प्रिज्म, ये प्रिज्म है ना, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये प्रिज्म लाइक इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखता है सोइल के अंदर, प्रिज्म लाइक। तो इसमें क्या होता है प्रिज्म लाइक, इसमें वर्टिकल सेक्शंस मोर डेवलप्ड। क्या होता है इसमें, जो वर्टिकल सेक्शन होता है, वर्टिकल एक्सिस मोर डेवलप्ड देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब यही है कि इसमें आप ये देख रहे हो, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस कम डेवलप्ड है लेकिन वर्टिकल एक्सिस ज्यादा डेवलप्ड है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक। और ये किस तरीका दिखता है हमें, पिलर लाइक। ठीक है, ये कैसा दिखता है, पिलर लाइक। पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ये, खंबे की तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है, खंबे की तरह ये दिखता है। तो इसमें क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर अक्ष ज्यादा विकसित होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष अधिक विकसित होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है इसमें अधिक विकसित होता है और ये पिलर की तरह दिखाई देता है। अगर टॉप पिलर इसमें ऊपर, मतलब टॉप ऑफ द पिलर, टॉप ऑफ पिलर मतलब पिलर का जो टॉप हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, पिलर का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग क्या है, अगर पिलर का ऊपरी भाग क्या है, राउंड है, क्या राउंड, गोलाकार है। ठीक है, क्या है, अगर गोलाकार है, मतलब ये पिलर का ऊपरी हिस्सा क्या हो, अगर गोलाकार हो, इस तरीके से गोलाकार हो। ठीक है, अगर ऊपरी हिस्सा गोलाकार है तो गोलाकार, उसको क्या बोलेंगे, कोलुमनार। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोला जाता है कोलुमनार। कॉलमनार मतलब कॉलम की तरह। ठीक है, ये क्या लिखा है, कॉलम और ए आर, कॉलमनार मतलब कि कॉलम की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ये कॉलमनार हो जाएगा। अगर टॉप का हिस्सा क्या है, अगर टॉप का हिस्सा क्या हो, फ्लैट हो, टॉप ऑफ द पिलर अगर फ्लैट हो, यहाँ लिख देता हूँ ना, अगर टॉप ऑफ द पिलर, टॉप ऑफ द पिलर क्या हो, टॉप ऑफ द पिलर, पिलर का ऊपरी हिस्सा लिखा हुआ, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये
टॉप ऑफ द पिलर क्या हो, अगर फ्लैट हो, ठीक है, अगर टॉप ऑफ द पिलर क्या हो, फ्लैट हो, फ्लैट हो मतलब बिल्कुल समतल हो, तो समतल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक, उसको हम बोलेंगे प्रिज्मेटिक, क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक बोलेंगे, ठीक है, प्रिज्मेटिक बोलेंगे, ये प्रिज्मेटिक टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आगे आएगा। फिर नंबर 3 पे आता है ब्लॉकी, क्या आ जाएगा, ब्लॉकी मतलब ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, खंड लाइक, ब्लॉक लाइक बोल सकते हैं इसको, खंड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जितने भी डायमेंशंस होते हैं, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये ब्लॉक लाइक, ये और कुछ इस तरीके से ये ब्लॉक, ठीक, क्यूबॉइड होगा। तो इसमें जो है जितने भी डायमेंशन है, मतलब जिसमें ऑल थ्री डायमेंशन, ऑल थ्री डायमेंशन आर सेम साइज, जितने भी डायमेंशन है इसके सेम साइज होते हैं, और वो कैसा दिखता है, लाइक क्यूब की तरह दिखाई देता है, घनाकार ये दिखाई देता है, ठीक है, क्यूब की तरह ये होता है। इतने के जितने भी डायमेंशन होते हैं वो सेम होते हैं, जितने भी डायमेंशन होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से आपको खंड निकला हुआ मिलेगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, घनाकार क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जितने भी डायमेंशन है, जितने भी मतलब इसकी जितनी भी सतह है सब बराबर होती है, ठीक है, सभी जो इसकी सतह होती है, आयाम होते हैं, वो बराबर आकार की होती है, बराबर आकार होता है। कैसे दिखाई देते हैं, घनाकार आकार की ये होती है, घनाकार होता है इसका आकार, ठीक है। इसमें जो है क्या चीज होती है, अगर मान लो ये ईज निकला हुआ है, इसका ईज है, ईज मतलब ईजेस मतलब कोना, ठीक है, इसका अगर कोना निकला है तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर ब्लॉक, क्या बोलेंगे, एंगुलर ब्लॉक। और ईज नहीं निकला है, मान लो ईजेस जो है, अगर ईज क्या है, एंगुलर है, ईज इसका क्या है, अगर एंगुलर है, ठीक है, ईज एंगुलर है तो उसको एंगुलर ब्लॉक बोलेंगे। और ईज अगर राउंडेड है, ठीक है, ईज इसका अगर राउंडेड है तो उसको सब एंगुलर ब्लॉक बोलेंगे, सब एंगुलर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। मान लो ये कोने क्या है, ईज है, निकले हुए हैं, या कोने अगर राउंडेड है, इस तरीके से राउंडेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब एंगुलर बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वो है स्फेरॉइड। स्फीयर लाइक, ठीक है, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, स्फेरॉइड मतलब स्फीयर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है स्फीयर लाइक में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होते हैं, आकार होता है कण का आकार, जो पार्टिकल साइज होती है, कण का जो आकार होता है, कण का जो आकार होता है बच्चा, वो कण का आकार इसमें लेस देन 2 mm होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 2 mm होना चाहिए। और ये कहाँ मिलता है, फाउंड इन ए होरिजन, ठीक है, ए संस्तर में ये मिलेगा, ए संस्तर में ये पाया जाता है, ठीक। तीसरा यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो ये लेस पोरस है, लेस पोरस का मतलब होता है कि इसमें जो रंध्र है, रंध्र मतलब पोर स्पेस है ना, पोर्स अगर कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलर, दानेदार, ठीक है, दानेदार। और मान लो अगर ये पोरस है, रंध्र युक्त है, ठीक है, रंध्र युक्त है, तो इसको बोलेंगे क्रुम्बी, क्या बोलेंगे, क्रुम्बी, क्या बोलेंगे, क्रुम्बी बोलेंगे, ठीक। और ये क्रुम्बी जो है बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए क्रुम्बी। वैसे ये पूछा जाए तो ये बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए, अगर इनमें भी पूछा जाए ग्रेनुलर या क्रुम्बी, तो क्रुम्बी जो है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। क्लियर है। तो ये हमने बात की किसकी, सॉइल स्ट्रक्चर की। अब मैं बात करता हूँ डेंसिटी मतलब घनत्व की, ठीक है, घनत्व की बात करता हूँ। सॉइल डेंसिटी, मृदा घनत्व की बात करता हूँ। सॉइल डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं बच्चा, मेजर करते हैं इसमें पिक्नोमीटर से इसको मेजर करते हैं। किससे, पिक्नोमीटर से, ठीक है, पिक्नोमीटर से इसको मेजर करते हैं। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी निकाल देते हैं, कहते हैं डेंसिटी होता है वेट अपॉन में वॉल्यूम,
ठीक है, डेंसिटी को क्या बोलते हैं, वेट अपॉन में वॉल्यूम बोला जाता है। क्लियर है, डेंसिटी को क्या बोला जाता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो डेंसिटी ये क्या है, वेट अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, वेट को हम किस में लेते हैं, ग्राम में, है ना, मान लो ग्राम में लेते हैं। वॉल्यूम को हम लेते हैं किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो जो डेंसिटी है, सॉइल डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी आप लिख सकते हो। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो मिलीग्राम में तो ये हो जाएगा मीटर के क्यूब में। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, जो सॉइल डेंसिटी दो प्रकार की होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ, सॉइल डेंसिटी दो प्रकार की, एक होती है पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, कण घनत्व जिसको हम बोलते हैं, कण घनत्व या कण का घनत्व। ठीक, और दूसरी अगर आप देखोगे वो है क्या, बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्थूल घनत्व, इसको बोलते हैं स्थूल घनत्व। ठीक, अब देखो क्या है इसमें, मैं बताता हूँ। वेट और वॉल्यूम लेना है। मान लो ये हमारे पास क्या है, सॉइल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉइल है। ठीक है, ये हमने लिए फील्ड, इस फील्ड के अंदर क्या है, मान लो ये सॉइल है, सॉइल भरी हुई है। क्लियर है, ये सॉइल है यहाँ, अरे फिल करना था इसको। ठीक है, मान लो ये सॉइल है। अब इस सॉइल में से हम क्या कर रहे हैं, दो चीज ले रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी में क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी में मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्टिकल डेंसिटी, यहाँ लिख देता हूँ बल्क डेंसिटी। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है, ठोस पार्ट लेना है। ठोस पार्ट मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना है, केवल सॉलिड पार्ट लेना है, सॉलिड पार्ट लेना है। और यहाँ पर क्या रहेगा, सॉलिड के साथ साथ पोर स्पेस भी रहेगा, पोर स्पेस, ठोस के साथ साथ जो है एयर स्पेस भी रहेगा। अब वो कैसे काम करेगा, कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा वो। यहाँ पर क्या होंगे, सोइल के पार्टिकल्स तो होंगे साथ में, सोइल के पार्टिकल्स तो होंगे साथ में, क्या होगा, कुछ पोर स्पेस भी यहाँ पर दिखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, या कुछ पोर स्पेस भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, सॉइल पार्टिकल के साथ जो है पोर स्पेस भी यहाँ पर रहेंगे। ये ठीक है, इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ये है बल्क डेंसिटी, इसमें यहाँ पर जो होगा ना वो सिर्फ सॉलिड पार्ट रहेगा। सॉलिड पार्ट का मतलब है कि यहाँ पे एयर स्पेस होगा ही नहीं। आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे एयर स्पेस होगा ही नहीं। मतलब इसको मैं कैसे करूँ, इसमें जो है एयर स्पेस नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ सॉलिड पार्ट रहेंगे। सॉलिड पार्ट मतलब कि यहाँ हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा ये भर जाएगा, इस तरीके से। अरे यार, इसको मैं ऐसे भर देता हूँ। ठीक, ये केवल सॉलिड वाला पार्ट रहेगा, ये सॉलिड पार्ट। ठीक है, एयर स्पेस इसमें से हमने निकाल दी, और यहाँ पे एयर भी रहेगी और सॉलिड पार्ट भी रहेगा। मतलब सॉइल के पार्टिकल्स भी रहेंगे और एयर स्पेस भी रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेंगे, केवल सॉलिड पार्ट ही रहेगा। ठीक है, तो समझना बात को। इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला क्या बनेगा पार्टिकल डेंसिटी का, पार्टिकल डेंसिटी का फार्मूला बनेगा ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल। सॉइल का ओवन ड्राई वेट लेना है, बटे में क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट ऑफ सॉइल, सॉलिड पार्ट ऑफ सॉइल, सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये चीज यहां पर रहेगी। मतलब इसको हिंदी लिख लेना, ओवन ड्राई सॉइल मतलब भट्टी में सुखाई गई मृदा का भार। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। मैं एक बार लिख दे सकता हूं यहाँ पर, भट्टी में सुखाई गई मृदा का भार बटे में आयतन। ठीक है, ठोस भाग का आयतन, ठोस भाग का आयतन। ठीक है, ये हिंदी में लिखना है आपको। ठीक,
अब अगर यहाँ बात करूँ मैं बल्क डेंसिटी में, बल्क डेंसिटी में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ओवन ड्राई सॉइल, ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, भट्टी में सुखाई गई मृदा। और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस पोर स्पेस, और स्पेस दोनों आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड पोर स्पेस, सॉलिड भाग और पोर स्पेस दोनों का आपको वॉल्यूम यहाँ पर लेना है। हिंदी में ये आ जाएगा, भट्टी में सुखाई गई मृदा का भार, भट्टे में आ जाएगा ठोस और जो रंध्र है ना, रंध्र मतलब जो स्पेस है, रंध्र है, उन दोनों का आयतन। देखो समझ में आई बात को, यहाँ पर हमने यही समझा कि यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड पार्ट भी है प्लस में रंध्र भी है, और यहाँ केवल सॉलिड पार्ट लेते हैं कण में, ठीक, सॉलिड पार्ट लेते हैं केवल कण में, ये बनेगी यहाँ पर, ये फार्मूला बनेगा ओवन ड्राई वेट ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ पर ओवन ड्राई वेट इसका किसका, इस बल्क डेंसिटी का। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ओवन ड्राई वेट जो है, ठीक है, मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, मान लो ओवन ड्राई जो वेट है वो है सोइल का 100 kg, ठीक है, मान लो ओवन ड्राई वेट 100 kg है सोइल का। सॉलिड पार्ट का जो वेट है, सॉलिड पार्ट का जो वेट है वो है मान लो 25 kg, ठीक, और यहाँ पे सॉलिड प्लस जो पोर स्पेस है, जो रंध्र है, इन दोनों का जो वेट है या वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम है वो है 50। अब यहाँ पर आंसर निकालोगे पार्टिकल डेंसिटी का तो कितना निकल के आएगा, 100/25 तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर बल्क डेंसिटी निकालोगे तो 100/50 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, एग्जांपल लिया हमने तो पार्टिकल डेंसिटी कितनी 4 है, बल्क डेंसिटी 2 है, मतलब पार्टिकल डेंसिटी 2 गुना है बल्क डेंसिटी से, यही हमें यहाँ पर समझना है। क्लियर है। तो पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ द बल्क डेंसिटी, मतलब पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ द बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी 2 गुना होती है। और बल्क डेंसिटी में बोलो कि बल्क डेंसिटी जो होती है वो आधी होती है पार्टिकल डेंसिटी से, पार्टिकल डेंसिटी से आधी होती है। तो इसका मान क्या होता है पार्टिकल डेंसिटी का, इसका मान होता है 2.655 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और बल्क डेंसिटी जस्ट इसकी आधी हो जाएगी, वो कितनी है 1.33 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ये इसका जो है नॉर्मल इसके वैल्यू है। अगर हम बात करते पार्टिकल साइज की, पार्टिकल साइज की अगर मैं बात करूं कण के आकार की, ठीक है, कण के आकार की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है पार्टिकल डेंसिटी में मान लो कोर्स सैंड है, मोटी रेत है, फिर फाइन सैंड है, फिर सिल्ट है, और फिर क्ले, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। कोर्स सैंड मतलब मोटी रेत, महीन रेत, गाद हो गया और मती का हो गया। तो इसमें जो है कोर्स सैंड में कितनी होती है पार्टिकल डेंसिटी, और ये है पार्टिकल साइज, ठीक। तो पार्टिकल डेंसिटी कोर्स सैंड की कितनी होती है 2.655 ग्राम पर सीसी, ठीक। यहाँ पर जो नॉर्मली हमें कितनी लिखनी है 6.5। यहाँ पर फाइन सैंड की कितनी होगी, फाइन सैंड की कितनी होगी, तो बढ़ेगी, अब बढ़ेगी 2.659 ग्राम पर सीसी हो जाएगा। सिल्ट की 2.789 ग्राम पर सीसी, इसकी हो जाएगी 2.837 ग्राम पर सीसी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्ले की होती है पार्टिकल डेंसिटी। क्लियर। अब हम बल्क डेंसिटी में बात करें तो बल्क डेंसिटी में क्या कंडीशंस आएगी, बल्क डेंसिटी में आ जाएगा सैंडी लोम सॉइल, सैंडी लोम सॉइल, ठीक। सैंडी लोम सॉइल के बाद आ जाएगा लोम सॉइल, लोम सॉइल में क्या होगा, सिल्ट के अंदर कितना होगा, सिल्ट लोम के अंदर, क्ले के अंदर क्या होगा, और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या होगी, क्या बल्क डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक। सैंडी लोम में होती है 1.6, लोम में 1.4, सिल्ट में 1.3, क्ले में 1.1 और ऑर्गेनिक मैटर में 0.5 होती है। बल्क डेंसिटी कितनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर में 0.5 होती है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी पोरोसिटी पूछ लेते हैं। पोरोसिटी में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, पोरोसिटी मतलब सरंध्रता, ठीक है, स्पेस जगह, इसकी लगभग होती है 40%, इसमें 47%, इसमें 50% और क्लेम होता है 58%। रंध्र होते हैं मतलब स्पेस होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेस जो है किसमें मिलेगा, रंध्र और स्पेस, वो क्लेम में मिलेगा, सैंड में कम मिलेगा। सैंड में मैक्रो स्पोर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो बात कर लेते हैं फैक्टर्स की।
फैक्टर अफेक्टिंग प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। तो ये पार्टिकल डेंसिटी और ये बल्क डेंसिटी समझना। प्रभावित करने वाले कारक में मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर। अगर आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, पार्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। और बल्क डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बल्क डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। समझ में आ गई बात। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं, कार्बनिक पदार्थ को बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, बल्क डेंसिटी भी कम हो जाती है। अगर हम क्या करें, पोरोसिटी बढ़ा दें, मतलब रंध्रता अगर बढ़ा दें तो पार्टिकल डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, केवल सॉलिड पार्ट लेते हैं, है ना, इसमें हम केवल सॉलिड पार्ट लेते हैं। यहाँ पर रंध्र तो रहता ही नहीं है, स्पेस तो होता ही नहीं है, तो पोरोसिटी का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रंध्र बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फार्मूला देखो, फार्मूला में ये रंध्र जो है नीचे आ रहा है, नीचे कोई वैल्यू बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बात करें बिल्कुल फार्मूले से, नीचे आप पोर स्पेस बढ़ा रहे हो, नीचे आप पोर स्पेस बढ़ा रहे हो तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और क्या है, टीलेज करने पर, टीलेज ऑपरेशन मतलब जुताई करने पर मतलब जुताई आप करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो कोई प्रभाव, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पोर स्पेस बढ़ेगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक, लेकिन यहाँ पर बल्क डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, और बल्क डेंसिटी का कम होना वो क्या है, फेवरेबल कंडीशन फॉर टिल्ट, मतलब कि जो फील्ड की कंडीशन के लिए अच्छा है। ठीक है, बल्क डेंसिटी कम होना फील्ड के लिए अच्छा माना जाता है। क्लियर, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग चीजें यहाँ पर हो गई। क्लियर है, तो पार्टिकल डेंसिटी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है और जो ये वाली अपना बल्क डेंसिटी है इनको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, ये हमने समझा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको मैं पोरोसिटी और सॉइल कलर के बारे में डिस्कस करूंगा और इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि कल तक अपना सोइल साइंस खत्म हो जाए। मैंने बोला है कि मॉर्निंग में 2-3 क्लास लूंगा, 2-3 क्लास इवनिंग में लूंगा, उस तरीके से हम खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।